तो शुरुआत में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे मुसाफिर बैठे थे और ये प्लेन एक समंदर पार से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। प्लेन के सारे मुसाफिर किसी भी खतरे से फिक्र होकर बातें कर रहे थे और अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे, मगर वो ये नहीं जानते थे इतना बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। तब ये छोटी बच्ची अपने डैड से पूछती है कि हमें कितना वक्त लग जाएगा पहुंचने में। इस पर उसके डैड कहते हैं कि अभी हम समंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं बेटा, काफ़ी वक्त लग जाएगा। वो बच्ची फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है, वहीं से कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। दरअसल उसने आसमान में उड़ती हुई शार्क देख रही थी। फिर वो ये बात अपने डैड को बताती है कि मैंने आसमान में उड़ती हुई शार्क को देखा, जिस पर उसके डैड यकीन नहीं करते। कहते हैं कि शार्क तो पानी में होती है तो वो कैसे उड़ सकती है। प्लेन में बैठे एक आदमी अपने कैमरा से बाहर की वीडियो बना रहा था। उसे भी वो उड़ने वाली शार्क नजर आती है जिन्हें वो अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। अब तभी हम जहाज की बाहर का बड़ा ही चौंका देने वाला सीन देखते हैं। जहाज की आसपास वो सारे शार्क्स उड़ रही थी। अजीब तरह से लोग भी सवार थे जिन्होंने एक फौज की वर्दी पहनी हुई थी। इसके बाद शार्क्स पर बैठे वो लोग प्लेन पर कूद कर हमला कर देते हैं। पायलट को भी अपने सामने एक बड़ी सी शार्क दिखती है जो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और फिर अगले ही पल वो शार्क सामने से उन पर हमला करके उन्हें खा जाती है। अब शार्क पर बैठे लोग जो प्लेन के अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये ज़ॉम्बीज़ है। प्लेन में आते ही वो गोलियां चलाने लगते हैं जिससे वहाँ सारे लोगों की जान चली जाती है। ज़ॉम्बीज़ फिर लोगों को सर ही धड़ से अलग कर देते हैं। कुछ लोगों के सिरों पर जिस्मों के अंदर हथियार घुसा कर उन्हें बड़ी बुरी मौत देते हैं, जिससे प्लेन में हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। ये सारा खून खराबा सिर्फ ये ज़ॉम्बीज़ ही नहीं कर रहे थे बल्कि उनकी शार्क भी कर रही थी, क्योंकि वो भी इनकी तरह खूंखार व जालिम में ये सब आदमखोर है। एक शार्क एक आदमी पर हमला करके बड़ी बेरहमी से उसे खा जाती है। ज़ॉम्बीज़ हम अभी भी नहीं रुकते, किसी का सिर काट कर तो किसी का हाथ पैर काट कर वो सब को बहुत बुरी मौत देते हैं। कुछ ही मिनट में वो प्लेन का ये भयानक नज़ारा बना देते हैं। अब जाहिर है ऐसा होने से प्लेन भी तबाह हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ और उनके शार्क्स यहीं करने आई थे। अब उनका काम पूरा होने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ज़ॉम्बीज़ और शार्क्स कहाँ से आए, ये कौन है और लोगों पर इतनी बेरहमी से हमला क्यों कर रहे हैं। इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब इस अगले सीन में हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है। यहाँ हम प्राइवेट कंपनी को देखते हैं जो अमेरिका में आर्मी के लिए काम करती है। ये आर्मी को पूरे सिक्योरिटी और कमांड सिपाही देते हैं। अब हम इस कंपनी के मालिक को देखते हैं जिसका नाम रिएक्टर है। वो प्रोफेसर भी है जो काफ़ी बूढ़े लग रहे थे क्योंकि उनकी उम्र लगभग 105 साल थी। वो भी एक अजीब सा इंजेक्शन खुद को लगाते हैं तो कंपनी का सिस्टम उनकी उम्र 105 साल की बजाय सिर्फ 75 साल बताता है। मतलब कि असली उम्र में बहुत ही कम जाहिर है। उम्र कब हो गई थी तो वो अब थोड़ा चलने फिरने के काबिल हो गए जो 105 साल की उम्र में नहीं कर पा रहे थे। और प्रोफेसर एक्टर ठीक हो गए थे तो अपनी छोटी बेटी के साथ प्लेन पर होने वाली उस हमले की वीडियो देख रहे थे। और ये वीडियो थी जो प्लेन के उस मुसाफिर ने अपने कैमरा में बनाई थी। वो ये समझ पाते हैं
कि कोई अजीब ताकत है जो दुनिया को अपने होने का एहसास करवाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हम वापस आ गए हैं दुनिया पर राज करने के लिए। इसके बाद एक औरत दिखाई जाती है जो और कोई नहीं मल्टी प्रोफेसर सेक्टर की बड़ी बेटी है जिसका नाम डेबला है। असल में रेक्टर की कंपनी को इस बर्फीले इलाके में एक बहुत ही बड़े समुद्री जहाज के सिग्नल मिले थे जिसे चेक करने ये यहाँ डेबला आई थी क्योंकि कंपनी के मुताबिक ये जहाज 100 साल से भी पुराना है जो फौज ने इस्तेमाल किया होगा। ये न हिटलर के समय का होगा। फिर जैसी डेबला उस जहाज के पास पहुंचती है तो उसे देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाती है क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा जहाज पहले कभी नहीं देखा था। वो फिर इस जहाज के अंदर जाती है चेक करने। यहाँ उसे वो सारे लाशें दिखती है जो खून में लथपथ थी और फिर अगले ही पल देखते वो सारे ज़ॉम्बीज़ आकर डेबला पर हमला कर देते हैं। उन्होंने फौज की वर्दी पहनी हुई थी मगर डेबला क्योंकि काफ़ी बहादुर थी लड़ना उसे काफ़ी अच्छे से आता था तब वो भी उनका काफ़ी मुकाबला करती है। ज़ॉम्बीज़ को तो वो ऐसे ही टांग से मार कर दूर गिरा देती है। एक ज़ॉम्बी फिर जैसे उस पर हमला करने वाला होता है तो वो उसके सिर में तेजधार चीज़ घुसा कर उसका खात्मा कर देती है जिसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज़ जिन्होंने उस पर हमला किया था और वो मारे गए थे। अब तक वो जान चुकी थी कि ये कोई आम जहाज नहीं है बल्कि कोई तो बात है, इसलिए वह छुपाते बड़े चौकन्ना होकर आगे बढ़ रही थी। उसके सूट पर एक कैमरा लगा हुआ था जिस वजह से यहाँ का सब कुछ उसके डेड डायरेक्टर देख पा रहे थे। अब जब वो आगे बढ़ती है तो एक जगह उसी बहुत सारे जहाज देखते हैं जो काफ़ी पुराने मॉडल के थे। इसका मतलब साफ था तो ये भी कई 100 साल पुराने हैं। वो ऊपर जब एक कमरे के पास पहुंचती है तो उसे बड़ा ही अजीब नज़ारा दिखता है। उसे हजारों की तादाद में फौज की वर्दी में ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। सबके सब लेटे हुए थे। उनको एक मशीन से जोड़ा गया था। पाइप के जरिए ये एक ऐसी मशीन थी जो शायद उनके जख्म दोबारा से ठीक कर देगी या अगर कोई जो भी मर गया है तो उसे दोबारा से जिंदा कर देगी। प्रोफेसर एक्टर अपनी बेटी से कहते हैं कि ये मुझे अपने मांझी से अपने गुजरे हुए वक्त से जुड़ा हुआ लगता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए जल्द से जल्द कैसे भी करके वहाँ से फौरन निकलो। अब ये सुनकर डेबला निकलने के लिए भागती है तो वो और भी हैरान कर देने वाली चीज देखती है। उसे हवा में उड़ती बड़ी शार्क दिखती है जो काफी खूंखार लग रही थी क्योंकि ये भी दरअसल जो भी शार्क थी अभी सब देख रही थी कि तभी अचानक एक ज़ॉम्बी डेबला पर हमला कर देते हैं। ये ज़ॉम्बी असल में इस पूरे ज़ॉम्बीज़ में फौज के कमांडर है और क्योंकि वो काफ़ी बहादुर था उसे लड़ना काफ़ी अच्छे से आता था इसलिए वहाँ उसे खूब मारता है और काफ़ी भारी पड़ता है उस पर। वो फिर एक इंजेक्शन लगा रही थी जिससे वह फौरन बेहोश हो जाता है मगर वो ज़ॉम्बी उसे मारता नहीं बल्कि उसे ऐसे जिंदा छोड़कर वो यहाँ से चल जाता है। जैसे उसे होश आता है तो वो यहाँ से निकलने के लिए बाएं की तरफ भागती है जहाँ उसी आसमान में वो शार्क्स उड़ती हुई दिखती है मगर थोड़ी दूर जाने के बाद वो सारे शार्क्स गायब हो जाते हैं यानी कि वो हवा में रहती है तो मगर सिर्फ दिखना बंद हो जाती है और अब वो जहाज देखते ही देखते बर्फ के अंदर जाने लगता है जिसके बाद वो भी गायब हो जाता है। अगले सीन में हमें रिएक्टर की कंपनी के लैब को देखते हैं यहाँ पर डेबला को लाया गया था क्योंकि उसकी जान वहाँ से बचा ली गई थी मगर जब ये वहाँ होश में आई थी तो वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी।
उसे अपने अंदर ज़ोंबी वाले लक्षण लग रहे थे, मतलब कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जिससे वो भी अब एक ज़ोंबी है। असल में कमांडर ने जो इंजेक्शन लगाया था वो एक ज़ोंबी वायरस था, क्योंकि ऐसा करने वो इंसानों को भी ज़ोंबी बनाना चाहता था, ताकि हर तरफ उनकी बनाई ज़ोंबी जोन, जिन्हें वो अपने साथ शामिल करके इंसानियत को जड़ से खात्मा करते हैं और दुनिया पर राज करे। अब हम रिएक्टर को उसकी दोनों बेटियों के साथ देखते हैं। जो ये लोग खाना खा रहे थे, तभी छोटी बेटी कहती है कि आपने कहा था कि ये आपकी माँ से जुड़ा हुआ है, तो आज आप हमें अपनी माँ के बारे में बता दीजिए कि आखिर क्या हुआ था। आपने आज तक अपने गुजरे वक्त के बारे में हमें कभी नहीं बताया। जिस पर प्रोफेसर एक्टर उन्हें बताना शुरू करते हैं कि ये बात 1942 की है, जब ब्रिटिश फौज ने जर्मन फौज यानी नाज़ी की फौज पर हमला करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जर्मन की हर एक जगह को तहस नहस करके रख दिया, जिस वजह से जर्मन फौज ने ब्रिटिश के सामने घुटने टेक दिए। जिसके बाद हिटलर ने बदला लेने के लिए फौज के कमांडर से कहा कि प्रोफेसर एक्टर को कहो कि वो एक ऐसा सीरम, एक ऐसा वायरस बनाए जिससे जिंदा इंसान जालिम बन जाए, जहाँ लोगों की लाशों को दोबारा से जिंदा करके ज़ॉम्बीज बना दे, ताकि बिना दर्द का एहसास की वो लोग ब्रिटिश फौज का सामना करे और आसानी से उन्हें हरा दे, जिसे जर्मन फौज को पता हो जाएगा। और क्योंकि मैं उस वक्त नाजी फौज की लैब का साइंटिस्ट था, तो मैंने आखिरकार वो सीरम तैयार कर ही दिया। मगर क्योंकि हर तरह से हम पर हमला हो रहा था, जंग का माहौल था, तो ऐसे वक्त में इस सीरम का एंटीडोट नहीं बना पाया, यानी एक ऐसी दवा जिससे सीरम के असर को ख़त्म किया जा सके और लोग दोबारा से नॉर्मल होकर अपनी असली हालत में आ जाए। इस वायरस की तैयार होते ही कमांडर इसे इस्तेमाल करने का हुक्म दे रहे थे। इस पर रेक्टर उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये वायरस तो बन गया है मगर इसका एंटीडोट नहीं बना। किसी वजह से वो सारे फौजी और लोग जिन्हें ये सीरम दिया जाएगा, जो इस वायरस का शिकार हो जाएंगे, उन्हें दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकेगा, जिस वजह से वो लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। मगर ये सब जानने के बावजूद भी कमांडर इसे इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं थी, बस जंग जीतनी थी। और प्रोफेसर, क्योंकि उनके मामले में टांग अड़ाई थी, बगावत करने के लिए गोली मार देते हैं। तो प्रोफेसर खुद को मारता हुआ देखकर वो सीरम खुद को लगा लेते हैं। अब दोबारा से नाजी फौज पर हमला कर देते हैं, जिससे नाजी फौज और भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इन्होंने अभी तक उस सीरम का इस्तेमाल नहीं किया था। आगे डॉक्टर बताते हैं कि जब 1945 में हिटलर की मौत हुई तो जर्मनी की हालत और भी खराब हो गई थी, जिसके बाद तो नाजी की फौज और उनके कमांडर पता नहीं कहाँ गायब हो गए और मैं यहाँ अमेरिका में आ गया इंसानियत की मदद करने और लोगों की भलाई के लिए। फिर मैंने ये कंपनी बनाई क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। सीरम बनाने के बाद मुझे अफसोस था कि शायद मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये सारी बातें सुनकर प्रोफेसर की दोनों बेटियों को उन पर काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो कहती है कि आज ये सब जो भी हो रहा है और उस वक्त जो हुआ, ये सब के जिम्मेदार आप हैं। आपने बहुत गलत किया, कुदरत के साथ छेड़छाड़ की, मतलब कि गॉड ने जैसे इंसानों को बनाया आपने उन्हें बदलना चाहा और मरने के बाद मुर्दा लोगों के साथ भी गलत किया, उन्हें ज़ॉम्बीज बना कर। तो इसलिए अब आप ही इन सब को हल निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फौज को जो ज़ॉम्बीज बन गए हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क पर भी हमला कर दिया
है, जिससे यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि जो ज़ोंबी फौज और शार्क्स यहाँ पर आए हैं वो दरअसल नाजी फौज है हिटलर की, क्योंकि 1945 में गायब हो इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने ये वायरस इस्तेमाल कर लिया था। वहीं न्यूयॉर्क शहर में होने वाली है सारी तबाही खबरों में दिखाई जा रही थी और इस अचानक हमले की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ के अलावा ज़ोंबी नाजी फौज और भी कई सारे मुल्कों पर हमला कर देती है, जिसमें लंदन, जापान, कनाडा और चाइना शामिल थे। साथ ही शार्क्स आसमान में उड़ने वाले सभी प्लेन्स को तबाह कर रही थी, जिसे उन्होंने शुरुआत में किया था। ऐसा होने के सारे फ्लाइट्स बंद कर दी जाते हैं, मतलब कि सारे हवाई सफ़र रोक दिया जाता है, क्योंकि एक एक करके बहुत सारे प्लेन्स तबाह हो गए थे। इन सारे हालात को देखकर रेक्टर अमेरिका के जनरल से ही वीडियो कॉल पर मीटिंग करते हैं, मगर बाद में इस मीटिंग में और भी बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, जिनमें प्रेसिडेंट, ऑफिसर है, शार्क्स के डॉक्टर और कमांडर भी शामिल थे। अब इनमें से डॉक्टर बताती है कि शार्क हवा में इसलिए उड़ पा रहे हैं क्योंकि इन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिनमें इनके जिस्म की कोई चीज़ों को बदलकर इन्हें इसका भी बनाया है कि ये पानी से बाहर रखा हुआ में उड़ सकती है। ये तजुर्बा बहुत ही बड़ा है, जिसमें शायद पूरे निज़ाम को उल्टा करके उन्हें आसमान में जिंदा रहने के काबिल बनाया है। और तो और जो इंजन इनके जिस्म पर लगाया गया है उसकी मदद से वो ज़मीन से 4000 की बुलंदी पर उड़ सकती है। एक्सपेरिमेंट की वजह से शार्क का जिस्म इतना सख्त है, इतना मजबूत हो गया है कि उनके जिस्म पर किसी गोली बारूद का कोई असर नहीं होगा, जिसका मतलब साफ है कि इनको मारना है नामुमकिन है। अगर हमें इनका खात्मा करना है तो हमें भी इन जैसे हैवान और राक्षस बनाने होंगे, जिन्हें हम कंट्रोल करके इन पर हमला करवाएंगे। ये बात सुनकर ऑफिसर मना कर देते हैं, कहते हैं कि इस मुश्किल से निकलने का ये कोई अच्छा हल नहीं है, जिससे कि हमें एक राक्षस को मारने के लिए दूसरा राक्षस बनाना पड़े, क्योंकि अगर वो राक्षस जिसे हम कंट्रोल करेंगे वो हमारे काबू से बाहर हो गया तब हम क्या करेंगे। मगर अमेरिका के प्रेसिडेंट और जनरल ये चीज़ कहने की इजाज़त दे देते हैं। वो रेक्टर को कहते हैं कि तुम इजाज़त है बना लो राक्षस जो इन सब का खात्मा करते हैं। एयरपोर्ट पर हम देखते हैं कि काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि फ्लाइट खोल दी थी तो काफ़ी भीड़ थी और तो और फ्लाइट में देर भी हो गई थी। इस वजह से वहाँ बैठे मुसाफिरों को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। और फिर तभी एक औरत देखती है कि न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट बिल्कुल तैयार है, जो देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हो गए थे और न्यूयॉर्क जाने वाली सारे मुसाफिर प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद ये प्लेन अपनी मंजिल न्यूयॉर्क जाने के लिए और जाता है। उधर डायरेक्टर के कहने पर उसकी दोनों बेटियां और वो सारे कमांडर्स ज़ोंबीज का खात्मा करने के लिए जाने वाले प्लेन का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ज़ोंबीज इस प्लेन पर भी जरूर हमला करेंगे, जिसका मतलब साफ था कि गवर्नमेंट ने इस प्लेन को चारे के तौर पर हवा में उड़ाया है और फिर ज़ोंबीज सच में उस प्लेन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्लेन में बैठे सारे मुसाफिर किसी भी खतरे से बेखबर होकर बैठे थे और फिर तभी लोगों को बाहर आसमान में ज़ोंबीज और शार्क्स दिखाई देने लगते हैं, जो देखते हैं प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। लोग काफ़ी डर गए थे। इसी के साथ वो ज़ोंबीज और शार्क्स प्लेन पर हमला कर देते हैं और हर बार की तरह इस बार भी वो गोलियां चलाकर पहले जैसे लोगों को मारते हैं और बाद में किसी की आंख फोड़कर किसी का पेट काट कर बड़ी बेरहमी से वो लोग को मारने लगते हैं। वो बहुत सारे मुसाफिरों
का तो वो सर ही धड़ से अलग कर देते हैं। जिसके बाद प्लेन में आग लग गई थी। देखते ही देखते वो पूरा तबाह हो गया था। कुछ लोग जो बच गए थे वो प्लेन से बाहर गिर रहे थे। कुछ बेचारी ऐसी थी जो ज़ॉम्बीज का शिकार हो रहे थे। और अब प्लेन पूरा तबाह होकर टूट कर अपनी जमीन की तरफ गिरने लगता है। दूसरी प्लेन में एक कमांडर रेक्टर की बेटी को एक बॉक्स देता है और कहता है कि इनमें वायरस का एंटीडोट है। इसे भी रेक्टर ने बनाया है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि डेब्ला भी ज़ॉम्बी बन जाए और अपने काबू से बाहर हो जाए, तो ये उसे लगा देना। जिसके बाद उसकी बेटी अपने डैड रेक्टर से बात करती है, कहती है कि अगर आपने ये एंटीडोट पहले बनाया होता तो शायद आज सब कुछ ठीक होता, दुनिया इतने बड़े खतरे में ना पड़ती। और आज आप लोगों ने क्या किया, मासूम लोगों को इसका चारा बनाकर बहुत गलत किया। जिस पर रेक्टर कहती है कि हाँ, मैं मानता हूँ, हमने ये फैसला बहुत बुरा किया है, मगर ऐसा करना हमारी मजबूरी थी। इसके बिना हम ज़ॉम्बी तक कभी पहुंच नहीं सकते थे। और अब जो मैं करने जा रहा हूँ, मैंने वो कभी करने का सोचा भी नहीं था, क्योंकि इसके बिना उन सब का मुकाबला करना मुश्किल है। अभी इनकी बातें चल रही थी कि ये तभी ज़ॉम्बीज इनके प्लेन के पास पहुंच ही जाते हैं और उन पर हमला करने के लिए बस तैयार ही थे कि तभी डेब्ला ज़ॉम्बी बन जाती है और जाकर प्लेन का दरवाज़ा खोल देती है। जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज प्लेन के अंदर आने लगते हैं। अंदर आते ही वो सब लोगों पर हमला कर देते हैं। वे कमांडर्स का मुकाबला करती है तो हम, अगर वो क्योंकि काफ़ी खतरनाक थे तो उनसे लड़ना इतना आसान नहीं था। इसलिए ज़ॉम्बीज वो सारे कमांडर्स को भी अपना शिकार बना लेते हैं, जिनकी भी प्लेन को तबाह कर रही थी। मतलब कि ये ज़ॉम्बीज पूरी तरह से इन पर हावी हो चुके थे। अब तभी डेब्ला, जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई थी, वो कमांडर्स के लीडर को गोली मार देती है। जिसके बाद वो बाकी के कमांडर से भी लड़ने लगती है। ये देखकर रेक्टर की बेटी जल्दी से वो एंटीडोट निकालकर अपनी बहन के गले में लगा देती है। अब तक भी हम बाहर का नज़ारा देखते हैं, जहां तभी अचानक से एक काफ़ी बड़ी शार्क आ जाती है, जो सभी शार्क से ताकतवर थी और एक एक के इन सभी शार्क को मार रही होती है। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि ये शार्क असल में रेक्टर ने ही बनाई है और वो इसे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं भी राक्षस बनाऊंगा। यानी कि राक्षसों को मारने के लिए उसने राक्षस बना ही दिया। रेक्टर शार्क को कंट्रोल करके गोलियां और बॉम्ब के जरिए उन शार्क्स को मार रहा होता है। और वो शार्क इतनी बड़ी थी कि वो बचे हुए शार्क्स को खाने लगते हैं। प्लेन के अंदर भी सारे कमांडर्स मिलकर इसको मार देते हैं। डेब्ला भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। मरे हुए ज़ॉम्बीज और शार्क्स पानी में गिरने लगते हैं। ये नज़ारा देखकर आर्मी जनरल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये देखने के लिए वो बेताब था। तब से इस वक्त वो इंतज़ार कर रहा था। ये देखकर रेक्टर भी खुश हो गए थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज के खिलाफ इन्होंने जो मशीन शुरू किया था वो इसमें कामयाब हो गए थे। इसके बाद दोबारा से आर्मी जहाज को हम देखते हैं, यानी वो जहाज जो हमने शुरुआत में देखा था, जिसमें डेब्ला गई थी। जहाज के अंदर वो सारे ज़ॉम्बीज थे, जिन्हें उनके कमांडर हुक्म दे रहे होते हैं दुनिया को तबाह करने। जिससे यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि रेक्टर और उसकी टीम ने उन ज़ॉम्बीज शार्क को मारकर इस जंग को जीता नहीं है, बल्कि असली जंग तो अब शुरू होगी। और ये जंग बहुत ही बड़ी होगी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से ही राक्षस होंगे और रेक्टर एक के बाद एक राक्षस बनाएगा
उनका खात्मा करने के लिए, क्योंकि वो साइंटिस्ट है। उसके पास ऐसी ताकत है जिससे वो बूढ़ा नहीं हो सकता, ना ही वो कभी मरेगा, क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा उसने भी खुद का वो वायरस लगाया था, जिसके बाद एंटीडोट लेकर वो ठीक तो हो गया था, मगर उसके अंदर अलग ही ताकत आ गई थी और अब वो इंजेक्शन लगा लगा कर अपनी उम्र छोटी करता रहता है। और जैसा कि उसने फैसला किया था वो दुनिया की मदद करेगा, इंसानियत इंसानियत को बचाएगा, तो ऐसा करने के लिए वो कुछ भी करेगा। इसी के साथ ये मूवी इधर ही ख़त्म हो जाती है।